हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के पाठ में क्या है। आज का पाठ है हमारा वर्ण विचार फोनोलॉजी। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को अलग अलग कुछ विशेष चिन्हों द्वारा निश्चित किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि के सबसे छोटे खंड होते हैं, जैसे अ, क, ख, ग, च इत्यादि। अतः वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध एवं उचित व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। जो ध्वनियां बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोली जाती है वे स्वर कहलाती है। यानी जिन ध्वनियों को हम बिना किसी और वर्ण की सहायता लिए हम आज़ादी से बोल पाते हैं वो स्वर कहलाती है। जैसे हिंदी की स्वर ध्वनियां इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आ जाते हैं अंग्रेजों के ओ वर्ण के विशिष्ट उच्चारण के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इसे अपनाया गया है। यह भी एक स्वर ही है, जैसे ऑफिस। अब आ जाते हैं बच्चों व्यंजन पर। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की मदद ली जाती है और हवा मुंह के अंदर कहीं कुछ रुकावट से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। सभी व्यंजन स्वर के बिना अधूरे होते हैं। बच्चों, बिना स्वर के व्यंजन अधूरे कहलाते हैं, वो पूर्ण नहीं होते। देवनागरी के व्यंजन ध्वनि प्रतीक चिन्ह इस प्रकार है, जैसे क वर्ग है क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग है च, छ, ज, झ, अंग। ट वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग है त, थ, द, ध, न। प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठ और ड के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ ध्वनि चिन्ह अंकित किए जाते हैं। जब शब्द के साथ बिंदु का प्रयोग होता है तो उच्चारण पर अधिक जोर पड़ता है, जैसे पढ़ा, गाड़ना। अरबी, फारसी और अंग्रेजी की कुछ ध्वनियों के लिए क, ख, ग, ज, फ का प्रयोग भी होता है। प्रत्येक व्यंजन में अ शामिल होता रहता है। इसके बिना व्यंजन ध्वनि का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। चूंकि इनका निर्माण दो वर्णों की सहायता से होता है, इसलिए ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे क्ष, क जमा श, त्र, त जमा र, ज्ञ, ज जमा अंग, श्र, श जमा र। व्यंजन ध्वनियों से स्वर ध्वनि अ को निकालने के लिए उस व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क हलंत का चिन्ह जमा अ बन जाता है क। उच्चारण अवयव। हिंदी वर्णों के वर्गीकरण से पूर्व मुंह के अंदर उन अवयवों या अंगों को जान लेना आवश्यक है जो उच्चारण में अधिक या थोड़ी भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से ध्वनियों के उच्चारण में मुख के अंदर के नीचे दिए गए अंगों को कार्य करना पड़ता है। जैसे स्वर यंत्र श्वास नली के ऊपरी भाग में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए मुख्य अवयव है। कमजोर लोगों के गले के बाहर एक उभरी हुई सी हड्डी, टेटुआ या एडम्स एप्पल दिखाई देता है, यही स्वर यंत्र है। इसमें दो पतली झिल्लियां होती हैं जो ध्वनियां उत्पन्न करते समय अधिक या कम फैलती, खुलती है और अनेक प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करती है। अब आता है अली जिह्वा। गले में जीभ के समान एक छोटा सा अंग लटका रहता है जो कि कौवा कहलाता है। ध्वनियों का उच्चारण करते समय यह ऊपर नीचे और आगे पीछे गति करता है। ध्वनियों के उच्चारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौवा कोमल तालु के बहुत पास गले में होता है। तालु गले से लेकर मसूड़ों तक जीभ के ऊपर की छत में कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु और वर्त्स नाम के 4 भाग होते हैं। जीभ ध्वनियों के उच्चारण में इन विभिन्न भागों को छूती है।
जिह्वा, जीभ उच्चारण अंगों में सबसे प्रधान है। अधिकांश ध्वनियां इसी के हिलने डुलने और उठने गिरने से पैदा होती है। इसे भी मूल, पश्च, मध्य, अग्र और नीचा नाम से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। दांत ध्वनियों के उच्चारण में दांतों का भी प्रयोग होता है। ओष्ठ ऊपर नीचे के ओष्ठ एक दूसरे से मिलकर, खुलकर या दांतों की मदद से ध्वनियां पैदा करते हैं। नाक कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा का कुछ अंश नाक में पहुंचकर बाहर निकलता है। चित्रों को देखिए, इनसे उच्चारण अवयवों को पहचानने में मदद मिलेगी। उच्चारण अवयवों को पहचान लेने के पश्चात हिंदी में स्वर और व्यंजन ध्वनियों का विभिन्न आधारों पर अलग अलग वर्गीकरण किया जा सकता है। स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों के बोलने में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अ, छोटी ई, छोटी ऊ, ड़ी ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। औ, औ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, आई, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। मुंह और नाक से निकलने वाली हवा के आधार पर निरानुनासिक जिन स्वरों के बोलने में हवा सीधे मुंह से बाहर निकलती है वे निरानुनासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ए, आई, ओ, औ। अनुनासिक नाक तथा मुंह से निकलने वाली ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे आंख, चांद इत्यादि। अनुस्वार वर्ण को बोलते समय नाक से निकलने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह ये है, जैसे अंग, बंद इत्यादि। इसका चिन्ह है बिंदु। जीभ के भाग के आधार पर अग्र जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आने वाला अर्थात अग्र भाग काम करता है वे अग्र स्वर कहे जाते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ए, आई। मध्य जिन स्वरों के बोलने में जीभ का बीच वाला यानी मध्य भाग क्रियाशील होता है वे मध्य स्वर कहे जाते हैं, जैसे अ। पश्च जिन स्वरों के बोलने में जीभ का पिछला भाग सहायक होता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, औ, छोटे ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ। जीभ की स्थिति के आधार पर संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है वे संवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ। अर्ध संवृत जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ आधी सी ऊपर उठती है उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ए, औ। विवृत जिन स्वरों को बोलने में जीभ बहुत नीचे चली जाती है उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है, जैसे आ। अर्धविवृत जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ कम नीचे जाती है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं, जैसे अ, औ, ए, औ। प्रकृति या रचना के आधार पर मूल स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक ध्वनि को छोड़कर कोई दूसरी ध्वनि शामिल नहीं होती वे मूल स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, औ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ओ, औ। संध या संयुक्त स्वर जो स्वर अन्य स्वरों से मिलकर बनते हैं वे संध स्वर या संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, अ जमा ए, औ, अ जमा ओ। कुछ प्रदेशों में ए, औ का उच्चारण ऐ और अठ की तरह भी होता है, जैसे ऐसा, मैया, कौन, कठवा। ओष्ठों की आकृति के आधार पर वृत्ताकार जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ अधिक या कम गोल आकार बनाते हैं वे स्वर वृत्ताकार कहलाते हैं, जैसे ओ, छोटे ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ। अवृत्ताकार जिन स्वरों को बोलते समय ओष्ठ वृत्त यानी गोल आकार नहीं बनते वे अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। विशेष री का उच्चारण हिंदी में री की भांति होता है। स्वर व्यंजन का योग
संघर्षी। जिन व्यंजनों के बोलने में मुख के दो अंग इतने पास आ जाएं कि हवा उनके बीच से संघर्ष करती यानी रगड़ खाती हुई बाहर निकले, वे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ग, ज, फ, ख, श, श, स, ह। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा यानी श्वास को रोककर या अन्य कई तरह से परिवर्तित करना पड़ता है। इस क्रिया को ही प्रयत्न क्रिया कहा जाता है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद हैं। जैसे स्पर्शी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के अंदर का एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श करता है वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। पार्श्विक। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए मुंह के दो अंग मिलकर हवा का बीच से निकलने वाला मार्ग रोक लेते हैं वह इधर उधर से बाहर निकलती है, वे पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ल। प्रकंपित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा का कंपन होता है वे प्रकंपित या कंपन जात व्यंजन होते हैं। जैसे र। स्पर्श संघर्षी। जिन व्यंजनों को बोलते समय मुंह के दो अंग मिलने के पश्चात अलग हट जाते हैं और हवा घर्षण करती हुई बाहर निकलती है वह स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज, झ। अर्धस्वर। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकलती है वे अर्धस्वर या संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य और व। नासिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वे नासिक्य व्यंजन होते हैं। जैसे ड, अंग, ण, न, म। उच्छिक्त। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ उठकर झटके से नीचे आती है वे उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड़ और ढ। स्थान के आधार पर। दंतोष्ठ्य। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊपर के दांत नीचे वाले ओष्ठ का स्पर्श करते हैं वे दंतोष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे व और फ। वर्तस्य। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक मसूड़ों का स्पर्श करती है वे वत्सर्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न, र, स, ल, ज। कठोर तालव्य। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक मसूड़ों के पीछे तालु के कठोर भाग का स्पर्श करती है वे कठोर तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य, श, च, छ, ज, झ, अंग। मूर्धान्य या पूर्व तालव्य। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मूर्धा यानी तालु के मध्य वाले सबसे ऊंचे भाग का स्पर्श करती है वे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ढ। स्वर यंत्रीय। गले के अंदर स्वर यंत्र से पैदा होने वाली व्यंजन ध्वनि स्वर यंत्रीय ध्वनि कहलाती है। जैसे ह। कोमल तालव्य। इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ तालु के सबसे पिछले भाग का स्पर्श करती है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ख, ग। जिह्वा मूलीय। गले में जीभ की जड़ से उत्पन्न ध्वनि जिह्वा मूलीय ध्वनि कहलाती है। जैसे क। दंत्य। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक दांतों का स्पर्श करती है वे दंत्य व्यंजन कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध। अब आते हैं ओष्ठ्य पर। ओष्ठों की मदद से बोले जाने वाले व्यंजन ओष्ठ्य कहलाते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म। स्वर तंत्रीय के कंपन के आधार पर। घोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण पर हवा स्वर तंत्रियों से टकराती हुई बीच में से निकलती है वे घोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन घ, घ, ण, ज, झ, अंग, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। य, र,
ल, व, ह, ड़, ढ, ग और ज। अघोष, जिन व्यंजनों को बोलते समय स्वर तंत्रियां दूर दूर रहती हैं, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, फ। प्राणत्व या श्वास के आधार पर अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम रहती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ग, ड़, च, ज, अंग, ट, ड़, ण, त, द, न, प, ब, म। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन य, र, ल, व और ड़। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक रहती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ड, ढ, त, ध, फ, भ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन श, स, स, ह, ढ। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अध्याय संक्षेप पर। लेट्स समराइज। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वरों का वर्गीकरण 6 वर्गों में किया गया है। मात्रा के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, मुंह और नाक से निकलने वाली हवा के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों की आकृति के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया गया है। प्रयत्न के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, स्थान के आधार पर और श्वास के आधार पर। तो बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।